नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे संदेश खाली में चल रहे बवाल की, प्रयागराज में अभ्यर्थियों के हंगामे की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली में संकल्प पत्र के रथों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रवाना। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी मुख्यालय पर संकल्प पत्र अभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2000 चुनाव को लेकर तैयारी में जुट चुकी है। इसी क्रम में आज पार्टी मुख्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही जेपी नड्डा ने आज मोदी की गारंटी वाले रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि ये रथ पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी व केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य 400 प्लस के आंकड़े के साथ अब जमीन पर तेजी के साथ प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम का पार्टी मुख्यालय से शुभारंभ किया है। साथ ही कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस दिल्ली। लखनऊ में राजा भैया ने खोले अपने पत्ते। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्ण मिश्रा। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। आपको बता दें कि कल मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने 8वां उम्मीदवार संजय सेठ के रूप में उतारकर चुनाव को और रोचक बना दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया की, तो राजा भैया ने साफ कर दिया है, आज उन्होंने अब साफ तौर से बयान दिया है कि हमारे जो 2 विधायक हैं वो दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी भी लगभग उसकी भी जीत तय मानी जा रही है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की जो तीसरे प्रत्याशी हैं रामजी लाल सुमन, उनकी सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर जो है लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने भी राजा भैया से मुलाकात करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों लोगों के बीच में आपसी सहमति नहीं बन पाई है। राजा भैया से भारतीय जनता पार्टी के भी जो तमाम बड़े नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने भी राजा भैया से लगातार इस दौरान कई बार मुलाकात की है। तो मुलाकात के बाद राजा भैया ने जो साफ किया है कि उनके जो 2 विधायक हैं, दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो 8वें उम्मीदवार हैं संजय सेठ, इनकी भी जो है जीत एकदम लगभग तय दिखाई दे रही है। लखनऊ से कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी। हरियाणा में पूर्व विधायक और आईएलडी के वरिष्ठ नेता नफेस सिंह की हत्याकांड मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास। नफेस सिंह राठी हत्याकांड में एक पूर्व विधायक सहित 7 लोगों के खिलाफ नामजद व कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह मामला बहादुरगढ़ के लाइन पार क्षेत्र थाना में दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि 2 डीएसपीओ की निगरानी में जिला पुलिस की 5 टीमें जो है इस मामले की देखरेख कर रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है, जिसमें देखा गया है कि बराई फाटक से पहले कि नफेस सिंह राठी की गाड़ी के पीछे एक i10 गाड़ी लगी हुई थी, जिसमें 5 आरोपी मौजूद थे, जिन्होंने गाड़ी को बराई फाटक पे पहुंचते ही नफेस सिंह राठी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये बयान है नफेस सिंह राठी के ड्राइवर के। नफेस सिंह राठी के ड्राइवर जो राकेश उर्फ संजय है, उनके बयानों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस हत्याकांड में नफेस सिंह राठी की मौत हो गई थी, तो उनके साथ ही उनके एक सहयोगी उनके साथ मौजूद थे, उनकी भी कल ही मौत हो गई थी। कल 2 की मौत हो गई थी और 2 अन्य हैं जो जीवन और मौत के बीच हॉस्पिटल में अपना जंग लड़ रहे हैं, जिनमें से एक जो उनकी सुरक्षा कर्मचारी है वो वेंटिलेटर पे है और उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। वहीं सुबह से ही हॉस्पिटल के बाहर नफेस सिंह राठी के समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया था और उन्होंने रोड जाम कर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। इंडिया वॉइस, बहादुरगढ़, विकास ओला। लखनऊ में हुआ रेल परियोजनाओं का स्वागत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्ण मिश्रा। प्रदेश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आज भारत के रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह ने किया। आपको बता दें कि 2018 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और लगभग 385 करोड़ रुपए में ये स्टेशन बनकर तैयार हुआ है। पहले ये स्टेशन 2 दशक पहले अगर बात करें तो सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन हुआ करता था, जिसको अब ये 6 प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन में तब्दील हो गया है। वहीं पर बात ये भी की जा रही है कि जब इस स्टेशन की जो नींव रखी थी वो भारत रत्न डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, लेकिन आज ये स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर
लगभग इस स्टेशन में 14 लिफ्ट और 13 एक्सीलेटर भी लगाए गए हैं। यात्रियों की जो है सुविधा को ध्यान में रखते हुए तमाम ऐसी कैफेटेरिया, लॉन्च जैसी तमाम ऐसी व्यवस्थाएं भी यात्रियों को मुहैया कराई जाएंगी। जो यात्री हैं वो सीधा इसका अपने सफ़र के साथ सीधा इसका जो लाभ उठा सकते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, इंडिया वेस्ट टीवी। प्रयागराज में ARO परीक्षा लीक मामले ने पकड़ी तूल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। एक बार फिर से ARO के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनकी जो मांग है कि परीक्षा को तुरंत निरस्त किया जाए, उसको लेकर के बाकायदा सिविल लाइन्स का जो धरना स्थल है, आज बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। अलग अलग टुकड़ों में वो जुलूस की शक्ल में यहाँ पर पहुँच गए और बाकायदा नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाई गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से अभ्यर्थी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से वो अपनी डिमांड रख रहे हैं। 11 फरवरी की यह परीक्षा हुई थी, उसके बाद 12 फरवरी से पहले ये लोग आयोग के दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन इन्होंने किया। उसके बाद इन्हें समझाया बुझाया गया, फिर उन्होंने वहाँ खत्म किया और अचानक आज फिर एक बार इनका आक्रोश बढ़ा और ये सड़कों पर उतर है। और उसके बाद धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी डिमांड है कि जो ARO की परीक्षा है उसको शीघ्र निरस्त किया जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। शोएब की न्याय प्रयागराज। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन हंगामे होने के आसार लग रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण को लंच के बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से उसका पाठन किया गया और उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति सेवा से भी गई। यानी ये समझा जा सकता है कि सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर भी हंगामा होगा और सदन के बाहर सड़कों पर भी हंगामा होगा, क्योंकि विपक्षी दल का सदन में हंगामा करेगा, जो राज्य के जनकल्याण मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गैरसैंण में ही जो प्रतिकात्मक सदन चलाने की बात जो कही थी प्रदेश अध्यक्ष ने, उसको वहां पर संचालित करती नजर आएगी। तो ये समझा जा सकता है कि कल का दिन हंगामेदार रहेगा और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन सुनिल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वेस्ट। उत्तराखंड में विपक्ष गैरसैंण को लेकर हमलावर है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में गैरसैंण को लेकर जो राजनीति है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस सत्ताधारी सरकार पर आरोप लगा रही है कि गैरसैंण को लगातार सत्ताधारी सरकार द्वारा गैर किया जा रहा है। अगर इसके मामले की मैं बात करूं तो देहरादून की जगह गैरसैंण में बजट सत्र होना था, लेकिन 40 विधायकों द्वारा, जिसमें विपक्ष के भी विधायक थे, उन्होंने पत्र लिखा और उसमें लिखा था कि ठंड ज़्यादा होने के कारण जो बजट सत्र है वो देहरादून कराया जाए। लेकिन उसके बाद जो सियासत है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज जहां पर 1 घंटे का मौन व्रत रखा और सरकार पर धावा बोलते हुए नजर आए। वहीं 27 फरवरी से जो इंडिया गठबंधन के प्रदेश के स्तर के जितने भी बड़े नेता हैं वो गैरसैंण में एक सत्र करने जा रहे हैं, जो एक डमी सत्र होने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड में विधानसभा बजट सत्र का हुआ आगाज। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र का आज पहला दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत यहाँ पर हुई है। राज्यपाल ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा उसमें सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया, यानी सरकार की उन जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हुआ जिससे राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ रही है, राज्य की जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उत्तराखंड राज्य कैसे विकास के पथ पर अग्रसर है उसका जिक्र वहाँ पर किया गया। राज्यपाल ने अपने इस अभिभाषण में UCC का जिक्र किया। राज्य में जो G20 की बैठकें हुई जिसके चलते उत्तराखंड का नाम देश विदेश में फैला है, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक हुई, इन्वेस्टर समिट का आयोजन देहरादून में हुआ। उन सब प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी प्रकरण में सुनाया फैसला। क्या है वो फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। वाराणसी में व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया और कहीं न कहीं मुस्लिम इंतजामिया कमेटी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल निचली अदालत ने व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करने की हिंदू पक्ष की मांग को मान लिया था, जिसको चैलेंज किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई थी, फैसला सुरक्षित कर लिया था और उसके बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और व्यास तहखाने में जो पूजा अर्चना है उसको लगातार करने की अनुमति दी है। तो ये कह सकते हैं कि जो इंतजामिया कमेटी ने 2 पिटीशन दायर की थी, एक वहाँ पर रिसीवर जो नियुक्त किया गया था उसको चैलेंज किया था, साथ ही साथ जो निचली अदालत ने पूजा करने की अनुमति दी थी उसको चैलेंज किया था। कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद आज अपना फैसला सुना दिया। लखनऊ में आजमगढ़ को मजबूत करने की तैयारियों में सपा पार्टी जुट चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक।
समाजवादी पार्टी अब आजमगढ़ लोकसभा सीट को मजबूत करने में जुट गई है। 28 फरवरी को लोकसभा के उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे शाह आलम उर्फ जमाली को सपा ज्वाइन कराई जाएगी। कहा भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से गुड्डू जमाली विधान परिषद सदस्य भी बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा के उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 2.5 लाख से भी ज़्यादा मत मिले थे। वहीं दूसरी तरफ निर्दलीयों को जीत मिली थी और दूसरे नंबर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव रहे। लेकिन फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में आज बम्पर ज्वाइनिंग देखने को मिली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी में आज बम्पर ज्वाइनिंग देखने को मिली। महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने आज उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार और सहित उधम सिंह नगर के जितने भी जो कार्यकर्ता और विपक्षी दल के जो नेता हैं उन्हें भाजपा ज्वाइन कराई है। इसके बाद जो कांग्रेस है और विपक्षी दल है उनकी कमर टूट चुकी है। कहीं इससे पहले भी पूर्व में कहीं ज्वाइनिंग ऐसी देखी गई है और जो नेता हैं जो कांग्रेस के या फिर अन्य दलों के, वो भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आने वाले समय में 2 और ज्वाइनिंग ऐसी देखने को मिलेगी जिसमें जो बड़े तत्व के जो लोग होंगे, पूर्व विधायक होंगे, पूर्व सांसद होंगे। ममता के बंगाल में नहीं थम रहा है बवाल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेता के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ग्रामीण सड़कों पर उतर गए हैं और टीएमसी नेता के घर पर जाकर तोड़फोड़ किया है और उनके यहां एक तरीके से कह लीजिए कि ग्रामीणों ने पूरा उथल पुथल मचा दिया है संदेश खाली में। संदेश खाली के बेरमाजूर में टीएमसी नेता शंकर सरदार के घर में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। साथ ही हल्दर अरी के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। दिल्ली की सत्ता पे काबिज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज 7वां सम्मन भेजा है। जिस तरीके से पहले भी ईडी ने उनको सम्मन भेजा था तो उस पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है पेशी कराई गई थी, लेकिन उससे पहले आज जब 7वां सम्मन भेजा था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पेशी पर जाने से मना कर दिया और कहा कि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है लगातार और इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बात कर रही है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन को छोड़ दे, यदि नहीं छोड़ती है तो उन्हें जेल में भेजा जाना पड़ेगा। उससे पहले आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी ने यह आरोप लगाए थे बीजेपी सरकार के ऊपर और उसका आज जब 7वां सम्मन भेजा तो अगले सम्मन को लेकर आज जिस तरीके से उन्हें बुलाया गया कोर्ट में, तो वो कोर्ट में आज भी पेश नहीं हुए। इस बारे में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन पर आज उनके सामने पेश नहीं होंगे क्योंकि अभी वह मामला कोर्ट में चल रहा है जिसकी अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। जांच एजेंसियों को रोज रोज सम्मन भेजने की जगह कोर्ट में फैसले का इंतजार करें। हम इंडिया ब्लॉक पर अपने इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए इस तरह से दबाव बनाना जा रहे हैं। हमें अपने गठबंधन नहीं तोड़ेंगे और केंद्र सरकार हम पर इस तरह का दबाव बना रही है। शराब नीति में हुए कथित घोटाले मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 22 फरवरी को 7वां नोटिस जारी किया था और पूछताछ के लिए उन्हें 26 फरवरी को पेश होने के निर्देश दिए थे। ईडी के इस सम्मन को उन्हें गैरकानूनी भी बताया है। वहीं जहां ईडी ने आज 7वां सम्मन भेजा था तो उनको जो है 26 फरवरी को पेश होने की बात कही है, लेकिन उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि 16 मार्च को वो इंतजार करें, कोर्ट का इंतजार करें और कोर्ट में ही वो पेशी करेंगे। जिस तरीके से लगातार इस पर राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को भी नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों की ट्रैक्टर ट्रेली को रोका गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। फरवरी से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 17 फरवरी को एक महापंचायत की, उसमें फैसला लिया कि हम 26 फरवरी को जो दिल्ली की तरफ हाईवे जा रहे हैं, जितने भी नेशनल हाईवे हैं उन पर अपने किसान जो हैं जाएंगे और अपने ट्रैक्टर को खड़ा करेंगे। सीधा सीधा सरकार को वो संदेश देना चाहते हैं कि हम अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है सरकार तो हम आने वाले दिनों में दिल्ली को भी कूच कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, लगातार किसान एमएसपी की गारंटी को कानून बनाने को लेकर अपनी अन्य 13 मांगों को लेकर लगातार पिछले 13 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर आज गाजियाबाद में किसान सड़कों पर उतरे और NH9 और
वो दिल्ली से लेकर जो उत्तराखंड को हाईवे जा रहा है उस पर लगातार खड़े हो गए और WTO का भी विरोध किया। दरअसल आपको बताएं, जिस तरीके से किसान सड़कों पे उतर गए, उस पुलिस के हाथ में फूल गए, पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया कहीं किसान दिल्ली न पहुंच जाए। वहीं किसान जो लोग पुलिस से नाराज दिखाई दिए और सड़कों पर बैठ गए। पुलिस के काफ़ी समझाने के बाद भी वो किसान नहीं माने। दरअसल जो किसान है उनके जो आज आह्वान किया था दिल्ली जाने के लिए, जो किसान ट्रैक्टर लेकर हाईवे पहुंचे थे, 11 बजे से 4 बजे तक किसान अपने ट्रैक्टर को हाईवे पे एक तरफ खड़ा करेंगे ताकि सरकार को ये संदेश मिल सके कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करता तो हम आगे की भी अपनी योजना बनाकर दिल्ली का भी कूच कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी आज के इस प्रदर्शन से एक सरकार पर कितना प्रभाव पड़ेगा और सरकार उनकी मानने के लिए तैयार होगा नहीं होगा। गाजियाबाद से परवीन कुमार, इंडिया वॉइस। बुलंदशहर में किसानों का आंदोलन जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। पंजाब में हो रहे किसान आंदोलन का असर अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी चमकने लगा है। बुलंदशहर में भी अलग अलग क्षेत्र में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है और ट्रैक्टर मार्च किया है। दरअसल आपको बता दूं, NH-91 यानी कि हाईवे पर, दिल्ली अलीगढ़ हाईवे पर आज किसान खुर्जा की तरफ ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ हाईवे पर लगा दिए और वहीं बैठ गए। किसानों का कहना है कि पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसी क्रम में 2 दिन का ये कॉल है। जैसे ही ऊपर से आदेश आ जाएगा तो हम भी गाजीपुर बॉर्डर की तरफ ट्रैक्टरों को रवाना कर देंगे। फिलहाल लखीमपुर खीरी में डबल मर्डर की वारदात से इलाके में मची सनसनी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम जी। थाना मितौली क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की लहूलुहान स्थिति में डेड बॉडी पुलिस को मिली। वहीं डेड बॉडी मिलने से इलाके में एक सनसनी का माहौल फैल गया। आपको बताते चलते हैं कि थाना मितौली क्षेत्र के अंतर्गत शहीद उर्स बाबा एक मजार है। मजार के पास एक लड़का लड़की की लहूलुहान स्थिति में डेड बॉडी पुलिस को मिलती है। रक्त रंजित शव बरामद होता है। वहीं रक्त रंजित शव के पास से एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद होती हैं। तो प्रथम दृष्टिया जो देखा जा रहा था, इलाके में एक सनसनी फैल गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही जो मितौली थाना पुलिस के SSO है मौके पहुंचे। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहब भी भारी पुलिस बल के साथ जो फील्ड यूनिट है, जो एक्सपर्ट है, डॉग एक्सपर्ट है, मौके पहुंचा। तो मैनपुरी में शराबी पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में शराबी पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनको सेवई PGI रेफर कर दिया है। तो वहीं शराबी पति द्वारा अपनी पत्नी और बच्चे से भीख भी मंगवाई जा रही थी। इस घटना से मोहल्ले वालों ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार पति शराब के नशे में होकर प्रतिदिन मारपीट की घटना को अंजाम दे रहा था। जिसके बाद आज भी पति ने शराब के लिए जो पैसे मांग रहा था उसको लेकर विवाद हुआ और घर में ही रखे केरोसिन जो जलीले पदार्थ के साथ उसको मिट्टी का तेल डालने के बाद उसको आग लगा दी है। मथुरा में अज्ञात युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। थाना फरज क्षेत्र के अंतर्गत दीनदयाल धाम चौकी के पास आज सुबह एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में धूं करके जल गई, जिसमें एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई है। यह व्यक्ति जो है अभी संदिग्ध अवस्था में इसकी मौत हुई है और इसके कारणों का भी पता नहीं चल सका है। पुलिस की कई टीमें इसमें लग गई हैं और पुलिस खोजबीन में लग गई है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने गाड़ी की जांच पड़ताल शुरू कर दी। गाड़ी जो है पूरी तरीके से जलकर राख हो गई और उसमें बैठा व्यक्ति भी पूरी तरीके से जल के राख हो गया। मामला जो है संदिग्ध नज़र आ रहा है, लेकिन पुलिस इसकी छानबीन में लग गई है। फॉरेंसिक टीम ने सारी खोजबीन शुरू कर दी है और तमाम टीमें जो है इसमें लग गई हैं। बताया जाता है कि आगरा नंबर की गाड़ी है और उसमें जो है उसकी जांच की जा रही है। आगरा भी एक टीम को भेजा गया है और उसकी पुलिस जो है जांच में जुट गई है। देखते हैं मामला क्या निकल के आता है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मथुरा। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।